रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में ज़रूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड कैन बी रीप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज। जिसे हम रिन्यू कर सकें, जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकें, उन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे सूरज है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी जो है वो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में है अवेलेबल और उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी को, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यू, वही सेम चीज़ है जो रिन्यू यानी रिन्यू ना किया जा सके, दोबारा से इस्तेमाल जिनको ना किया जा सके, एक बार यूज़ करो ख़त्म हो जाए, उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपने यहाँ से 1 लीटर पेट्रोल भराया, हजरतगंज तक गए, वापस आए और आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब क्या दोबारा वो पेट्रोल भर जाएगा? नहीं, अब आपको दूसरा ही भराना पड़ेगा। इसीलिए सऊदी अरब में पेट्रोल कम हो रहा है, इसीलिए अब ना उन्होंने हिसाब बना लिया है, दूसरा कुछ सिटी बनाई है ना। अब द रिसोर्सेज टेक अ शॉर्ट टाइम फॉर रिन्यूअल। रिन्यूएबल रिसोर्स बहुत शॉर्ट टाइम में रिन्यू हो जाते हैं और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पॉल्यूशन फ्री होते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहलाते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पॉल्यूशन होता है। भाई आप कागज़ जलाएंगे, प्लास्टिक जलाएंगे, क्या होगा? जल गई एक बार तो दोबारा वो प्लास्टिक बन सकती है, कागज़ एक बार दोबारा आ सकता है। एक तरह से केमिकल चेंज भी होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, जो दोबारा ना मिल पाए, रिन्यू ना हो पाए। क्लियर? तो इसमें एग्जांपल में आप मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। और सोलर एनर्जी वगैरह रिन्यूएबल का एग्जांपल है, ये भी याद रखिए। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी मिलता ही जुलता है, वही चीज़ें थोड़ा सा देखिए। एक जो चीज़ ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्टेबल हो, ठीक है, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो इनएग्जॉस्टेबल हो, ख़त्म ना हो, है ना, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर हो गई बात? यानी ये किससे मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं ख़त्म होती उधर? रिन्यूएबल, है ना। जो रिन्यूएबल है लगभग वो नॉन कन्वेंशनल के इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल को हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जॉस्टेबल है यानी ख़त्म हो जाएगा, और ये इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेज विच हैव बीन यूज इन फ्रॉम टाइम इमॉर्टल, ठीक है, जो बहुत पहले से यूज़ भी कर रहे हैं हम लोग और जो ख़त्म भी हो जाएगा आने वाले टाइम में, जैसे पेट्रोल वगैरह भी। क्लियर हो? कोयला है, कोल जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप इस्तेमाल करते जाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा। वाटर भी है, वाटर थोड़ा सा उसमें रिन्यूएबल में आता है, लेकिन इसमें कन्वेंशनल दिया कि इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक ना एक दिन आने वाले लोगों के लिए सस्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव जनरली बीन आइडेंटिफाइड इन रिसेंट पार्ट्स। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉज पॉल्यूशन व्हेन यूज दे एमिट स्मोक एंड ऐश। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है पॉल्यूशन पैदा करते हैं, अगर उनको जलाएंगे तो वो क्या है, राख बन जाएंगे, ऐश बन जाएंगे और धुआं भी देंगे, तो यानी इससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये जो है पॉल्यूशन फ्री होते हैं नॉन कन्वेंशनल। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल किसके इक्विवेलेंट है? रिन्यूएबल के, है ना, बहुत सारी रिन्यूएबल के, ठीक है। देयर जनरेशन एंड यूज़ इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर, इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा आता है, इसमें लो खर्चा आता है। ये वेरी एक्सपेंसिव है। मेंटेन स्टॉक दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लेस एक्सपेंसिव है। इसके कन्वेंशनल सोर्स के एनर्जी के एग्जांपल में क्या है? कोयला है, पेट्रोल है, और नेचुरल गैस है, वाटर है, फायरवुड है। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पेपर में भी आया फिजिक्स, कन्वेंशनल में कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, वाटर है, फायरवुड है, इस तरह की चीज़ें हैं। नॉन कन्वेंशनल में जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। एग्जाम में आएगा, ये ऑप्शन में आएगा, तो समझ लिएगा। व्हाट आर द टू मेन वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? बिजली पैदा करने के दो तरीके बताइए, ठीक है। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या डायरेक्ट पूछ लेंगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ ऑब्टेन बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्मल माने ही होता है हीट से रिलेटेड। तो हीट कब होगी? जब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे, कोयला है, आग लगाएंगे, पेट्रोल है, जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो माने ही होता है पानी, H2O, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, पानी बहुत तेज़ बह रहा होगा। आपने कोई पिक्चर आई है शाहरुख खान की, आई थिंक, उसमें दिखाया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, पानी से बिजली कैसे बनती है।
और इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता कि एक बार यूज़ कर ली तो ख़त्म हो जाएगी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी हमारे पास अवेलेबल है अर्थ पे। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से जो है पॉल्यूशन होता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये एक्सपेंसिव होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और ये चीपर यानी सस्ती होती है और लॉन्ग टाइम चलती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर जितना भी है मैनेज करती है गवर्नमेंट, जैसे घंटा घर हो गया हमारा, और बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, ये सारी वाइट चीज़ें। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये इंडिविजुअल मैनेज करता है, जिसकी अपनी बिल्डिंग हो, जिसकी अपनी कंपनी है, वही मैनेज करता है। द मेन ऑफ द सेक्टर इज़ पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई, पब्लिक की भलाई, ठीक है। इसका एम होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइवेट का क्या है भाई, आप किसी कंपनी में कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़, सारी एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी टू पीपल। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जैसे स्कूल, आप जैसे सरकारी स्कूल हैं या कुछ भी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेंगे, राइट टू एजुकेशन का पार्ट भी है, कह सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, गुड्स माने सामान। अब पब्लिक सेक्टर की एग्जांपल रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, BSNL हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसका एग्जांपल रिलायंस, जियो और टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, दिस सेक्टर कवर द एंटरप्राइजेज विच आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो दिस इट्स रूल एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गेल, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, इट इंक्लूड्स दोज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दो देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नेवर फॉलोड हियर। कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन शॉप, in this sector there are no job security and condition of employment are also very tough। भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझिए, एक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब, या अपनी आप शॉप पे किसी को रखे हुए हैं, होटल पे किसी को जॉब दे दी, ये सारी चीज़ें है ना। अपना छोटा मोटा चाय का होटल है और रोटी का होटल है इसका, तो वहाँ की जॉब जो है अनसिक्योर है, मतलब पक्की भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नरेगा कुछ भी कह ली इसको। तो ये क्या है, 2005 में आया था, और नरेगा नंबर 42 भी कहते हैं। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया गया था, MG नरेगा, ठीक है। ये इज़ एन इंडियन लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर है दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। ये लेबर लॉ है, लेबर वाला कानून है, जिसमें क्या है, राइट टू वर्क की गारंटी दी जाती है ना, सिक्योरिटी और गारंटी, ठीक है। राइट टू वर्क यानी आपको काम करने का अधिकार है, आप कहीं भी जॉब करने, अगर आप काबिल है तो आपको जॉब भी मिलेगी, कोई वो आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। और लेबर डे कब मनाया जाता है ये भी बताइए। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर अलाइड सर्विस सेक्टर होता है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है गुड्स प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है ना। और इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म वन गुड्स इनटू अनदर गुड बाय क्रिएटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे इसमें कच्चा माल तैयार किया गया, उससे कोई चीज़ बाल्टी बना ली, ये सेकेंडरी सेक्शन में आएगा। और ये टर्शियरी में क्या है, और ये यूजफुल सर्विसेज प्राइमरी सेकेंडरी की स्मूथ फंक्शनिंग कैसे करें इसको देने, यानी आप सर्विस। अब दिस सेक्टर इज़ अनऑर्गेनाइज एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्निक, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ये सारी चीज़ें पढ़ लिए, ठीक है। और ये एग्जाम में आएगा, लिखिएगा लॉग में। ये भी पता होना चाहिए GDP क्या होता है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। हर सेक्टर में कितनी मनी, फाइनल गुड्स, कितना सामान, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हर सेक्टर में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर सेकेंडरी इकोनॉमी टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इज अबाउट 24%। इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर का GDP जो है 24% है, टर्शरी सेक्टर का 53% है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये MCQ भी इंपॉर्टेंट है। फिशरमैन वाला जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल, और जो है इनमें से क्या है, माइनिंग जो है आपका प्राइमरी में आ गया, और एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में आता है, और टर्शरी में आपका सर्विस, होम डिलीवरी वगैरह करनी जाता है, मीशो वगैरह जो भी, ठीक है। ये MCQ में आएगा। देखिए अर्थ समिट और पंचायती राज, ये दोनों जो है 1992 में टिक लगाइएगा, ठीक है। अर्थ समिट और पंचायती राज दोनों जो है 1992, और एक साल पहले लिबरलाइजेशन वाला 1991, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इससे 5 साल पहले 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, है ना, या इसका फुल फॉर्म है, ये भी आ सकता है कोपरा। फर्स्ट कॉटन मिल कब सेटअप हुई ना, 1854 में बॉम्बे में, और प्रिंटिंग मशीन 1430s में हुई थी, और गिटनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया था। और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ लिएगा, ठीक है। नेशनल एनिमल टाइगर है इंडिया का ना। इंडिया में लैंग्वेजेस कितनी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किए हैं, 22 है, तो बहुत सारी।
गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। स्मेल्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मिनरल टू रिमूव इम्प्योरिटी। मिनरल को मेल्ट करना ताकि गंदगी निकल जाए, स्मेल्टिंग। ये भी आ सकता है कि इंडिया में कितनी स्टेट है? 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। नई अभी ये लद्दाख ले बनी है ना, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना का भी बनी 2014 में, ये भी आ सकता है।